नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मल्लिकार्जुन खड़गे आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए। सोनिया बोली कि आज बोझ हल्का हो गया। नए अध्यक्ष ने अपने पूरे भाषण में घुमा फिराकर वही सारी बातें बोली जो गांधी परिवार बोलता है। मोदी को घेरने के लिए वही टोटका खड़गे के पास भी है जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस की हार की गारंटी बना हुआ है। वही डायलॉग्स, गांधी और गोडसे, नफरत की राजनीति, संघ का संविधान। बीजेपी खड़गे को बलि का बकरा बता रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस ने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चेहरा ढूंढ लिया है। शुरुआत गुजरात और हिमाचल की हार से होगी। क्या खड़गे के हाथ में कांग्रेस की कमान रहेगी? क्या वो खुद फैसले ले पाएंगे? क्या वो 2024 के लिए खुद मुद्दे और रणनीति तय कर पाएंगे? कांग्रेस की कार्यशैली का जो इतिहास है उससे ऐसा नहीं लगता। बहरहाल खड़गे पार्टी में 50 साल की उम्र से कम वालों को 50% जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी जिसके लिए आज पुरानी कमेटी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में कुछ बदल रहा है या सिर्फ बदलता हुआ दिख रहा है? जो कुछ भी हो रहा है, क्या मोदी से मुकाबले के लिए इतना बदलाव काफी है? आज मुकाबला में इसी पर डिबेट करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस के नए प्रधान परिवार का ही जयगान करते रहेंगे और क्या 2024 चुनाव में भी कांग्रेस और गांधी और गोडसे के मुद्दे पर ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी? आरएसएस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहां जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स, एयरपोर्ट, सड़क, रेल, बैंक, सभी कुछ सरकार बेच रही है। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। खड़गे के नफरती बोल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा कि एक तरफ सोनिया, दूसरी तरफ राहुल, खड़गे के पास रास्ता ही नहीं। पात्रा ने खड़गे की ही लाइन याद दिलाते हुए कहा कि बकरीद से बचेगा बकरा तो मुहर्रम में नाचेगा। आज भी हमने तस्वीरों में देखा, एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केप गोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, ऋषि बागरी, राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। नए अध्यक्ष
लेकिन बातें वही पुरानी, वही आरोप पुराने, एक बार फिर से गोडसे और गांधी की बात करते हुए नजर आए। कब तक गोडसे के सहारे आगे कांग्रेस की राजनीति चलती रहेगी? मुझे लगता है गोडसे एक अपनी विचारधारा के पूरी तरह से सिंबल हैं और गांधी जी की अपनी एक विचारधारा है, और इस देश के अंदर गोडसे और गांधी जी की विचारधारा का हमेशा से टकराहट रहा है, और वो टकराहट आज भी नज़र आता है, और मोदी साहब के सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, स्टूडियो में मुझे 2 बार देखना पड़ा, इंडिया टीवी है ना, क्योंकि मैं वो देख रहा था कठपुतली प्रधान। मैंने कहा आज ही तो हमारे प्रधान बने हैं, बीजेपी की कुंठा तो समझ आती है, लेकिन ये पांचजन और कमल संदेश के कार्यालय में तो नहीं चला गया हूँ मैं कहीं। मतलब आज हमारे इलेक्टेड अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद ये कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया जाना, ये कुंठा को बताता है कि मीडिया जगत कितना कुंठित है हमारे इस पूरी एक्सरसाइज के बाद। अब बात आती है जो आपने मूल सवाल पूछा है कि क्या होगा, कैसे होगा। आज नए अध्यक्ष हमारे आए हैं, एक मजदूर के बेटे थे, और जिस तरह का उनका राजनीतिक पूरा लंबा सफ़र रहा है, वो पूरी तरह से उन्होंने पंडित नेहरू, बापू से लेकर और तमाम जो कांग्रेस की विचारधाराएं रही हैं, कांग्रेस के जो अचीवमेंट्स रहे हैं, उनका सबका जिक्र किया है। और बीजेपी की कुंठा समझ आती है। बीजेपी के यहाँ तो वो कह रहे हैं कि साहब एक तरफ गांधी जी, राहुल गांधी जी थे, एक तरफ सोनिया गांधी जी थे। बिल्कुल स्वाभाविक है, उनको वही नज़र आता है, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ अमित शाह जी, और नड्डा जी का हाथ पकड़ के जिस तरह से पीछे फेंक दिया जाता है, तो उनको वही चीज़ें नज़र आएंगी। आज सकारात्मक होना चाहिए। भारत लोकतंत्र है, और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी का एक नया अध्यक्ष आया है, उस पर एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गोडसे की विचारधारा यही है कि किस तरह से नकारात्मक चर्चा किया जाए, किस तरह से तमाम चीज़ों को नफरत की आग में झोंका जाए। आज उन्होंने महंगाई पर बात की, बेरोजगारी पर बात की, तमाम चीज़ों पर बात की। कौन सा विषय ऐसा था जिस पर बात नहीं की है? आरएसएस की एक विचारधारा है, और आरएसएस मूल जननी है भाजपा की, आरएसएस मूल जननी है भारतीय जनता पार्टी की उस नफरती विचारधारा की, जिसके अंदर गोली मारो, 80-20, रामजादे और तमाम तरह की चीजें हैं। और वो शीर्ष नेतृत्व से लेकर यहाँ तक, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% जिस तरह से जो विद्वेष के भाषण हैं, हेट स्पीच हैं, वो बढ़ गई। 5 दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, याद होगा ना आपको, उत्तराखंड के मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शिकायत नहीं आती, उसके बावजूद हेट स्पीच के ऊपर आप सुमोटो कॉग्निजेंस लेके उस केस को बुक करें। ठीक, विचारधारा की लड़ाई है आलोक शर्मा जी, और आप सीधे सीधे कह रहे हैं गोडसे और गांधी विचारधारा, गोडसे विचारधारा भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस को आप बीच में लाकर कह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, ये आरोप कांग्रेस आप पर लगाती रहेगी कि आप गांधी को देशभक्त नहीं बताते, बल्कि आप गोडसे को देशभक्त बताते हैं। देखिए, इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो ऐसे ही मुद्दा उठाते हैं। आज देश की राजनीति में देखिए, कांग्रेस जो है बिल्कुल एक इररिलेवेंट पार्टी बन गई है। कोई रीजनल पार्टी भी इनके साथ अलायंस नहीं करना चाहती है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो सकती है। ऐसे में जब हार इनको सामने दिख रहा होगा सब जगह, तो उन्होंने, अभी आप देखिए 137 साल की पुरानी पार्टी, कितने बार जो है इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, नेशनल प्रेसिडेंट, कितने बार इसका इलेक्शन हुआ है, जरा बताइए। तो ये सब तो ढकोसला है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि हमने इलेक्शन कराया और नए, इसलिए कि राहुल गांधी इलेक्शन हारते हारते उसमें जो है थक गए हैं, मेरे ख्याल से हार हार के थक गए हैं। इसलिए कि अब तक 20-22 इलेक्शन तो हार चुके हैं, जब से वाइस प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट से बाद अपने उनको खुद से छोड़ना पड़ा, और अब हिम्मत नहीं है कि वापस प्रेसिडेंट बनकर पार्टी को के साख को मजबूत कर पाए, इसलिए कि लोग समझ चुका है कि कांग्रेस की नीतियों को। अब आलोक भाई हमारे मित्र हैं, जो भी कहना है कहें, दिल से तो वो भी जानते हैं कि जो दयनीय स्थिति है कांग्रेस की, उसमें किसी को तो मोहरा बनाना था, बलि का बकरा तो बनाना ही था। ऐसे में इनसे बेहतर कौन हो सकता था? चुल्लिया ऐसा जो गांधी परिवार के इशारे पे डांस भी करता हो और हार का ठेकरा भी ले लेगा अपने पर। तो जफर इस्लाम जी यही तो कह रहे हैं आलोक शर्मा जी कि आपको अपने अंदर ये चीजें नजर नहीं आती हैं, आपको अपने अंदर नजर नहीं आता है। आप कहते थे इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन भी करवा दिए और नए अध्यक्ष भी बन गया, वो भी गैर गांधी परिवार का। प्राची जी 10 सेकंड दीजिएगा। अरे भाई, इलेक्शन इलेक्शन ये जो है वो महज दिखाने के लिए था।
इलेक्शन का कोई मतलब है। अर्जुन खड़गे जो बनने ही वाले थे, डे वन से सबको मालूम था। यहाँ पर आलोक भाई हमारे मित्र बैठे हैं, उनको ही पता था ठीक कि खड़गे साहब ही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। इसलिए कि उस पे ऐसे जो फर्स्ट फैमिली है गांधी परिवार का, हाथ ऐसे था और इसलिए कोई और बन नहीं सकता। देखिए दिग्विजय सिंह जा रहे थे, हटा दिया रास्ते से, बोला निकल जाओ। उससे पहले कमलनाथ चाह रहे थे, उनको हटा दिया। उसके बाद आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत, उनको हटा दिया। ठीक है जफर जी, इसलिए लेकिन कि देखिए जो लोग इलेक्शन भी कराए कहीं और भी खड़ा हो सकता नए है उनके अध्यक्ष ने खिलाफ, अपना और पदभार एक भी स्टैंड ले संभाल लिया सकता है है। और गोडसे गांधी करके सबसे ज्यादा हमला ना, उन्होंने आप पर ही बोला है आज अपने पहले दिन। जफर इस्लाम साहब, उन्होंने कहा कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते, आप आरएसएस का संविधान लागू करना चाहते हैं। जवाब दे। ये इसलिए कह रहे हैं सब कि इसमें मालूम है कि झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दाहीन पार्टी है ना, ठीक, इनकी कोई बात कोई सुनता नहीं है। इनके पास इनके 60 साल के राज में कुछ किया नहीं, दिखाने के लिए है नहीं। लोगों को बोला सब बिजली सड़क बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है, बिजली सड़क पानी देंगे, वो देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, सड़क पहुंचाने का काम, लोगों को बेहतर स्थिति में लाने का काम। तो आज लोगों का, गरीबों का थामन थामने वाला पार्टी जो है वो भारतीय ठीक है, जनता इनके पार्टी पास है। मुद्दे हमारी नहीं है और सरकार मुद्दे नहीं है, ऐसे में इनको इसी कुछ वजह नहीं, से तो गांधी और यही गोडसे करेंगे, लेकर आते हैं। तहसीन जी, गांधी गोडसे करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं आऊंगी आलोक जी आपके पास। इनको कोई तमाम पूछने वाला मेहमानों नहीं से है। एक एक ओपनिंग कमेंट में पहले ले लूं, फिर उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन हो चुकी है, बीजेपी ये कह रही है। और एक एस्केप गोट का आज शब्द का आविष्कार किया है और वो संबित पात्रा ने खड़गे जी के लिए बोला कि एस्केप गोट है और मुद्दे नहीं है, इसलिए गोडसे और गांधी को बीच में लेकर आ रहे हैं। प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अहम मुद्दे पर जो लोकतांत्रिक और लोकतंत्र में हमारी जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, उनपे जो इलेक्शन हुआ है उस पर आप चर्चा कर रही है। जफर इस्लाम साहब के थोड़ा सा मैं ज्ञान को दुरुस्त कर दो। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में, 135 से अधिक 137 साल के इतिहास में महज 45 वर्ष गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष रहा है, बाकी गैर गांधी नेहरू परिवार के लोग अध्यक्ष बने। अब खड़गे साहब के लिए स्केप गोट, बलि का बकरा, डांस करने वाला, ये शब्द तो के प्रयोग तो हो गए। प्राची जी, मैं इसे आश्चर्यचकित नहीं हूं, बिल्कुल हो गए, क्योंकि वो दलित समाज से आते, वो एक गरीब समाज से आते। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर, मैं आपके शो पर, ये इंडिया टीवी के विजुअल्स है, देख लीजिए, ये गुजरात के मुख्यमंत्री, बहुत लोगों को उनका नाम नहीं मालूम, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा बंद कर दिया और गुजरात के मुख्यमंत्री को चलाया, सड़क के ऊपर चलाया और प्रधानमंत्री ने दरवाजे बंद किया, एसपी जी ने उनको धक्का मारा। चला लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आपके पास भी विजुअल्स होगी, चला लीजिए ना विजुअल्स। और एक विजुअल आलोक भाई ने कहा था, माननीय नड्डा जी का विजुअल, अमित शाह जी और मोदी जी जा रहे थे उनके कार्यालय में उनके वर्कर्स को हाथ दिखाने के लिए, नड्डा जी चल रहे थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह जी ने ऐसा हाथ पकड़ा और दूर फेंक दिया। मेरी हाथ जोड़ते आपसे विनती है, चलाइए ना विजुअल्स। खड़गे जी पे तो हमले हो गए क्योंकि वो एक दलित समाज से आते। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। जफर भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका हाँ या ना में उत्तर दीजिए। भाजपा में महिला अध्यक्ष कब बनेगी और आरएसएस में दलित समाज या ओबीसी का, हमारा देश का एक नागरिक कब आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा? इसका आप उत्तर दीजिए। यहां वहां की बातें छोड़िए, ये बताइए कि महिला कब अध्यक्ष बनेगी भाजपा की और ओबीसी या एससी समाज का व्यक्ति कब आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा? इसका आप उत्तर दीजिए। ठीक है ऋषि, मैं लूंगी जफर इस्लाम जी से इस बात का जवाब, लेकिन ऋषि बागरी जी, जिस तरीके की चर्चा चल रही है और जैसे ही आज पदभार संभाला नए अध्यक्ष ने कांग्रेस के, गोडसे और गांधी का जिक्र एक बार फिर से हो गया, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या आगे भी इसी तरीके की रणनीति रहेगी और जो एस्केप गोट, बलि का बकरा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मायने निकालें? प्राची जी नमस्कार। ये जो कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट का पद है, उसकी तो महत्व अशोक गहलोत जी ने अच्छे से बता दी। उन्होंने ये बता दिया कि मेरे लिए मुख्यमंत्री का पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेशनल जो प्रेसिडेंट का पद है उसको उन्होंने एक रकम से ठुकर मार के उन्होंने हटा दिया। और खड़गे जी जो एकदम सेमी रिटायरमेंट में चले गए थे, उनका कोई एक रकम से कर्नाटका पॉलिटिक्स में भी कुछ खास नहीं थे, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं थे, उनको एक रकम से रिटायरमेंट से ला कर उनको एक पद में डाल दिया गया। सबको पता था, जिस दिन खड़गे जी आए थे उनको, सबको, पूरी दुनिया को पता था कि वही जीतेंगे, क्योंकि गांधी फैमिली का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था। यही खड़गे जी से जब 2019 के इलेक्शन, जो कि
3 साल पहले की बात ही है, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें एक उमेश जाधव जी के नाम का एक बीजेपी का प्रत्याशी था, उनसे वो 1 लाख वोट से हारे थे। तो जब रियल इलेक्शन होता है तो सबको पता है कि क्या होता है, और जब इस टाइप के स्टेज मैनेज इलेक्शंस होते हैं तो सबको पहले से पता होता है क्या होता है। तो देखिए 2 रकम की यहाँ पर चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये बार-बार जो बोलते हैं कि उनका जो लीडर है वो सिलेक्टेड है, तो एक चीज मैं समझना चाहता हूँ। मैंने जैसे अभी जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है नड्डा जी, उनके मैंने पूरे हिस्ट्री देखी। वो एबीपी में थे, फिर एबीपी के सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर बीजेपीएम के प्रेसिडेंट बने, फिर वो एमएलए बने, एमपी बने, फिर हेल्थ मिनिस्टर बने, फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने, फिर वर्किंग प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने। 1998 में सोनिया गांधी जी सीधा, अभी जो दलित की जो बात कर रहे थे, सीधा सोनिया गांधी जी ने दलित प्रेसिडेंट जो थी, उनके जो गुर्गों ने एक रकम से सीताराम केशरी जी को एकदम मतलब बाथरूम में बंद कर दिया गया था, और वो सीधा पद से वो निकली अपने सेमी रिटायरमेंट से और सीधा का सीधा वो पद में बैठ गई थी। उनका पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं था। उनका यही था कि 1968 में उन्होंने राजीव गांधी जी के साथ शादी की थी और 1998 में वो कांग्रेस की पद की अध्यक्ष बन गए। उससे पहले वो कुछ उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। और रही हम इस टाइप की कठपुतलियां को पहले भी देख चुके हैं। हमने देखा था मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कैसे राहुल जी ने एक ऑर्डिनेंस सबके सामने फाड़ा था, शायद आपको भी याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑर्डिनेंस फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया गया था। तो ये जो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है या उनके नेशनल प्रेसिडेंट की कुर्सी इंपॉर्टेंट है, आप सर्वे करा लीजिए, 10 लोग हैं, 10 लोग से पूछवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आलोक शर्मा जी, कैसे यकीन करें, जैसा कि ऋषि बागरी जी कह रहे हैं कि ये जो आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं ये कठपुतली नहीं होंगे, चूंकि इतिहास में जो एग्जाम्पल हैं वो इस बात को बताते हैं कि क्या मायने हैं आपकी पार्टी में तमाम पदों के। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, उनका क्या स्टेचर रहा है, बीजेपी उसके बारे में टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोतीलाल नेहरू जी से लेके WC बनर्जी से लेकर एक से एक विद्वान हुए हैं यहाँ पर ये पार्टी वो नहीं है बंगारू लक्ष्मण वाली। याद है लाख रुपए लेते कौन पकड़ा गया था। आज मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करना चाहता हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दायरे में रहें, शब्दों की मर्यादा रखें। बात आती है नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नड्डा जी किसकी कठपुतली हैं। अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था। अरे 2019 के बाद तो बीजेपी में प्राइमरी मेंबरशिप नहीं है भाई। नड्डा जी बेसिक बीजेपी के मेंबर भी नहीं है और वो अध्यक्ष हैं, वो किसकी कठपुतली है। आज इन चीज़ों पर मत जाइए। एक व्यक्ति मजदूर का बेटा था और उसने मजदूर के बेटे ने ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफर तय किया। लोकसभा क्या, राज्यसभा क्या, MLA क्या, स्टेट की पॉलिटिक्स क्या, सेंटर की पॉलिटिक्स क्या, और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का पूरा रोल निभाया, उसके बाद भी अगर किसी को कठपुतली लगता है कोई व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि उसको अपना इलाज कराना चाहिए। आने वाला समय बताएगा कौन कठपुतली है और कौन नहीं है। कठपुतली तो बीजेपी हमेशा से RSS की रही है। RSS ने जिसको चाहा है बीजेपी में बैठा दिया है। इनका एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पद है वो RSS के बाहर आज तक नहीं गया है, क्योंकि उसी के हाथ में सारी पावर होती है। अध्यक्ष हमेशा कठपुतली की तरह होता है। जो ऋषि बागरी जी कह रहे थे, आलोक शर्मा जी जो अध्यादेश फाड़ने वाली बात कर रहे थे ऋषि बागरी जी, फिर उसे क्या कहिएगा, वो किस तरीके का लोकतंत्र है? मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा। अध्यादेश फाड़ा था तभी लालू प्रसाद जी वापस जेल गए थे। अध्यादेश फाड़ा तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स की नानी याद आ गई थी। तरीके पे आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन जो कदम उठाया था वो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम उठाया था कि इस तरह के क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और किसी की असहमति हो सकती है, लोकतांत्रिक देश है, मेरी भी असहमति हो सकती है। कोई अगर चीज पास हुई है पार्लियामेंट के अंदर या कैबिनेट में और मैं असहमत हूं तो मैं असहमति अपनी व्यक्त कर सकता हूं, उसके तरीके पर आप प्रश्न चिन्ह लेकिन आलोक जी आप बेहतर जानते हैं कि पद की एक गरिमा होती है, संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। अरे मैम एक मिनट सुनिए ना जरा, संवैधानिक पद गए भाड़ में। नोटबंदी किसने की थी? कैबिनेट ने की थी ना। RBI के गवर्नर को भी नहीं पता था। एक व्यक्ति आया हैट वैट पहन के रात को टाई वाई लगा के 8 बजे नोटबंदी जैसा कदम उठाकर चला गया। यहाँ पर आप सवाल उठाते हैं, सोचिए जरा आज क्या हालत है। कैबिनेट में किसी की चू करने की हिम्मत है? आलोक शर्मा जी उसी नोटबंदी के बाद दोबारा से चुनाव जो जीत गई ना बीजेपी, नोटबंदी का मुद्दा तो पुराना हो गया। सुनिए ना, अरे मैम सुनिए ना, नवंबर में नोटबंदी हुई और उसका रिजल्ट आया 2017 के बाद। RBI ने आंकड़े 2017 गुजरात के चुनाव के बाद जारी किए थे, याद होगा आप लोगों को।
यूपी के चुनाव के बाद भी नहीं, गुजरात के जब 2017 के चुनाव हो गए अक्टूबर नवंबर के, उसके बाद आंकड़े आए और आज सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। 1.25 साल लग गया आरबीआई को। आरबीआई का कोरम पूरा नहीं था। आरबीआई में कौन डायरेक्टर्स थे जिन्होंने साइन किए नोटबंदी के ऊपर? जरा उत्तर दे दीजिए मुझे। एक 10 लाख का चेक लगता है तो बैंक जो आरबीआई को शाम को इंटीमेट करता है, लेकिन 1.25 साल लग गए। या तो आप काला मुद्दों धन, को रख पीला नहीं पा धन, रहे हैं सफेद जनता धन के सब आ सामने, गया। इसलिए तो मैंने सवाल पूछा था कि गांधी गोडसे से आगे कब निकलेंगे। जफर इस्लाम जी, एक सवाल पूछा था आलोक शर्मा जी ने कि हमारे तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गया, आपके यहाँ तो ये भी नहीं हो रहा है। कौन था नड्डा जी के सामने, कौन था अमित शाह के सामने? देखिए, मैंने अभी सुना किसी को बोलते हुए, आलोक जी के अलावा भी तहसीन पूनावाला जी को, 137 साल का इतिहास बता रहे थे। कितने प्रेसिडेंट रहे भाई, जरा बताइए तो। इस 137 साल में कितना बार इलेक्शन हुआ है? हमारे यहाँ 2000 से 2022 के बीच में नहीं, कितने प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट बने हैं आप जरा बताइए। इतने प्रेसिडेंट इसलिए बन पाए हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हर बार यहाँ पर जो प्रोसेस है उससे चुन के लोग आते हैं। पन्ना प्रमुख से लेके जो मेंबर है उससे, वहां से लोग चुन के आते हैं और चुनते हुए तो सवाल पूछ रही प्राची जी, जिसके लिए आखिरी चुनाव कब हुआ था? वही हर बार एक बार का चुनाव बता दीजिए बीजेपी में कि एक बार वो हुआ था सन 1980 में हुआ था। बता दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बताइए ना जफर भाई, आप सीधा सवाल का सीधा उत्तर दीजिए। 137 साल में कभी कितना बार एक चुनाव हुआ हो तो उसका उल्लेख कर दीजिए। सीधा 137 साल में बता दीजिए भाई। नहीं, 137 साल में कितने, नहीं 137 साल में कितनी बार? अरे हमारे यहाँ तो 137 साल में कितनी बार चुनाव हुआ बता दीजिए आप। हमारे यहाँ तो 1900 से पहले भी चुनाव हुआ। कहाँ 6 बार हुआ है? बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव लड़े हैं। अरे हमारे यहाँ तो राहुल गांधी 6 बार हुआ, फर्जी हुआ है। सोनिया गांधी जी भी चुनाव लड़कर आई थी और आज खड़गे जी भी चुनाव लड़कर आए। 6 बार। अरे भाई, आपके यहाँ एक बार भी चुनाव हुआ है? एक बार भी हुआ है? बोल ले रहा था। नहीं, फिर बीच में एक बार भी चुनाव हुआ तो उसका उल्लेख कर दीजिए। बीच में बोलना है तो मैं भी बीच में बोल सकता हूँ। दर्शकों को बताइए भाई, बीजेपी अरे हमारे हर बार चुनाव ही हो क्या आया है? वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि किस तारीख को हुआ था नड्डा जी का चुनाव? गुलामी करने वाला जो है वो वहाँ बन गया है। यहाँ पर कौन एलिजिबल था चुनाव लड़ने के लिए? भी बन जाता है प्रेसिडेंट। बताइए ना भाई, इस पार्टी में कौन एलिजिबल था? नहीं, इस पार्टी में नहीं। कहाँ नॉमिनेशन था? कौन सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी थी? कौन निर्वाचन अधिकारी था? गुलाम है तो आप बनेंगे, रिमोट के वाले बनेंगे, नहीं तो आप बन सकते। बता दो भाई, खड़गे बन सकते थे। दर्शक जानना चाहते हैं बीजेपी के बारे में। आरएसएस का संविधान नहीं, बीजेपी में चुनाव नहीं और झगड़ा लोकतंत्र का। हर बार बीजेपी में हर बार आरएसएस का आज तक संविधान नहीं, इलेक्शन होके आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं आरएसएस का। यहाँ के लोग चुनते हैं और बीजेपी में आज तक चुनाव नहीं। और ये बात करते हैं फिर लोकतंत्र की। गजब है भाई। 137 साल में आप रुक जाइए आलोक शर्मा जी, बात नहीं हुआ तो हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो एक बार कंप्लीट करने दीजिए आलोक लेकिन शर्मा आप जी। तो बता दीजिए बात भाई। कंप्लीट करने दीजिए। एक बार हुआ हो तो बता बन सकता है। आलोक शर्मा जी 1 सेकंड रुक जाइए, एक एक करके बात रख रहे हैं, यही बेहतर तरीका है चर्चा करने का। जफर इस्लाम जी कंप्लीट करिए। देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा देर बर्दाश्त कर ले, मेरी बात खत्म हो जाएगी, फिर अपना दर्द निकाल लेंगे। इतना रोने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं 137 साल के इतिहास में 6 बार इलेक्शन कराया, वो भी आंखों में धूल झोंकने वाला। आप बताइए, गांधी परिवार के तलवे नहीं चाटता कोई तो उनको बना सकते हैं आप? रिमोट कंट्रोल वाला नहीं हो तो बना सकते हैं। यहाँ तो देखिए, पोस्टर लगाने वाला आदमी पोस्टर लगा जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, नहीं कोई हैसियत नहीं होती है, वो आदमी आके प्रेसिडेंट बनता है। इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन आपके पास कोई ऐसा मिसाल है? बताइए कौन सा मिसाल है? राहुल गांधी जी के आप हाथ पकड़े हुए हैं, दामन पकड़ के कह रहे हैं बन जाओ, लेकिन नहीं बन रहे हैं इसलिए कि उनको हार दिख रहा है। लेकिन खड़गे साहब बने तो खड़गे साहब कह रहे मैं तो राहुल गांधी को के पीछे खड़ा हूं। अरे भाई, क्यों? तुमको प्रेसिडेंट इसीलिए बनाया कि राहुल गांधी हारे हुए आदमी के पीछे खड़े रहोगे तुम? आप कह रहे थे इलाज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। आपके क्या खड़गे इलाज कर पाएंगे आपके पार्टी का? नहीं, आप खड़गे क्या इलाज कर पाएंगे आपके पार्टी का? नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आज भी वो पार्टी में ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी सोच को पार्टी के अंदर रख पाए। आज भी वो गुलाम है पार्टी के, पहली जो फैमिली है उसके, और उन्हीं की बात मानेंगे। आपको पता है कि उनको स्ट्रेंथ वहीं से आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ वही है।
अगर उनको उनका जो स्ट्रेंथ जितनी ताकत ठीक है वो जफर गांधी इस्लाम जी, परिवार लेकिन से आप आ इस रही, बात गांधी को डिनाई परिवार नहीं हार कर सकते सके, कि आपके तमाम तो सवालों के दिग्विजय जी बीच भी जैसे इलेक्शन तो वो करवा फौरन दिए। बेशक आप कहिए कि वो पहले से ही प्री डिसाइडेड इलेक्शन थे, लेकिन देखिए इलेक्शन तो करवा दिए। और आलोक शर्मा जी की मुस्कुराहट इसी बात की गवाही है कि देखिए हमने तो करवा दिए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आऊंगी आपके पास तहसीन पूनावाला जी। ऋषि बागरे जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। दे दीजिए मुझे। हम तो बार-बार कराते हैं, हमने तो मुझे आलोक शर्मा जी, उनका एक उत्तर सेकंड, देना है। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, मैं जफर आ जी रही हूँ के आपके सवाल का पास। उत्तर ऋषि बागरी जी जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा। जो आलोक शर्मा जी अभी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी में तो खुद में ही लोकतंत्र नहीं है, वो सवाल उठाते हैं कांग्रेस के अगर प्रेसिडेंट पे, तो नड्डा जी के सामने कौन था, अमित शाह जी कैसे चुनकर आए, इस सवाल का जवाब आलोक शर्मा जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये भाजपा एक मेरिटोक्रेसी पार्टी है। अगर जो लीडर वहां पर चुनाव जिताता है, चुनाव का मतलब इंटरनल चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल चुनाव, जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब आप देखो, मोदी जी बैक टू बैक उन्होंने लोकसभा के 2 इलेक्शन जितवाए और इतने सारे उन्होंने इलेक्शन जिताए, तो वो एक सर्वोच्च लीडर हो गए, वो सबसे बड़े लीडर हो गए। अमित शाह जी जब वो अध्यक्ष पद पे थे तो उन्होंने पार्टी को काफी विस्तार किया था। आपने नॉर्थ ईस्ट में किया था, साउथ में किया था, इन्होंने हर जगह पार्टी का विस्तार किया था, आपके नॉर्थ में किया था, तो वो एक बड़े लीडर के रूप पे उतरे हैं। तो यहाँ पर क्या है, लीडरशिप वो डिसाइड करते हैं जो जीतते हैं। यहाँ पर कांग्रेस में क्या हो रहा है, आप वो उनका बोलबाला है जो जीत नहीं पा रहे हैं। अब जैसे गांधी फैमिली है, वो सारे इलेक्शन हार रही है। उत्तर प्रदेश जो उनका होम स्टेट हुआ करता था, वहां पर इलेक्शन हार गई, 2% वोट शेयर आ गई। ये बार बार जो बोल रहे हैं कि नोटबंदी हो गया, उसके बाद आपके इलेक्शन वो आपके उनके बाद भी आया, तो 2019 में भी तो इलेक्शन हुए थे, अभी 2022 में इलेक्शन हुए, 5-0 से व्हाइट वॉश हुए, 5 इलेक्शन हुए, 5 में 5-0 से हारे और क्लियर मेजोरिटीज आई है सारे के सारे अपोजिट जो भी पार्टी उनके अगेंस्ट थी। तो सबकी बीजेपी 4 जगह जीती, आप 1 जगह जीती। तो और अभी गुजरात एंड हिमाचल में भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। तो ये एक चीज समझिए कि राहुल गांधी जो एक रकम से खड़गे जी को रख रहे हैं या नॉमिनेट कर रहे हैं या जो भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो खुद हार रहे हैं। यहाँ पर अगर मोदी जी और अमित शाह जी, अगर वो एक मास लीडर है और वो एक रकम से अगर वो उनको कॉन्फिडेंस है नड्डा जी पे, और नड्डा जी ने काफी काम किया है और वो नीचे से उठ के आए हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज थिंग। लेकिन यहाँ पर कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं हो रही है। कोई ये नहीं है कि आप उनका लड़का है तो अमित शाह का लड़का है तो वही बनेगा, या नड्डा जी का लड़का है तो वही बनेगा। फिर तहसीन जी वेट कर रहे हैं, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है चुनाव हारने और जीतने से ही अगर अध्यक्ष बनते तो फिर तो मुरली मनोहर जोशी जी को कभी नहीं बनना चाहिए था। आडवाणी जी तो वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर ही रह गए, वो क्यों 2-2 बार बन गए? इनके तर्कों में ही खुद ही विरोधाभास है। अब कह रहे हैं साहब हमने तो जिन्होंने जिताया, भाई अरुणाचल किसने हरवाया, बिहार किसने हरवाया, मध्य प्रदेश किसने हरवाया, छत्तीसगढ़ किसके टाइम में हारे, राजस्थान, दिल्ली 3-3 बार हारे, 2013, 2015, 2020, 3-3 बार हारे कि नहीं? वेस्ट बंगाल, क्या ये सारे राज्य जो हारे हैं ये मोदी जी और अमित शाह जी के रहते हुए नहीं हारे हैं क्या? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क हैं, ये कुंठा है, ये पेट में दर्द है। और इसी तरह से गुलाम, पिट्ठू, इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। मेरे जफर भाई बड़े अच्छे मित्र हैं, सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि अंग्रेजों की पिट्ठूगिरी की है ना, 60 रुपए की पेंशन ली है, तो सोच उससे बाहर जा ही नहीं पा रही है इनकी। ठीक है तहसीन जी। क्योंकि मैं कांग्रेस पर मैं जवाब देना चाहूंगा इनको। कांग्रेस और भारत के संविधान पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। भारत का संविधान और कांग्रेस जो कर रहा है उस पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आलोक भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो भी प्रेसिडेंट बने खड़गे जी के लिए, गुलाम, ये इसीलिए मैं दोबारा से आपके शो पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि ये एससी कम्युनिटी से आते, इसलिए ये शब्द का उनके लिए प्रयोग हो रहा है कि गुलाम है, तलवे चाटेंगे। हम भी नड्डा जी से इत्तेफाक नहीं रखते, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन ये शब्द का प्रयोग ना मैंने किया ना आलोक जी ने किया। मुझे भी बुरा लगा जब गुजरात के मेरे मुख्यमंत्री को इस तरह से मोदी जी के सिक्योरिटी ने धक्का मारा और दरवाजे बंद कर दिया। मैं जानता हूं आप विजुअल्स नहीं चलाओगे, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, लेकिन हम इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते। दलित के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग मत कीजिए जफर जी। मैं आगे की बात रखता हूँ। दलित जी का, जफर जी का मुझे एक प्रश्न था कि कितने कांग्रेस के अध्यक्ष बने 145 वर्ष के इतिहास में? 98 अध्यक्ष बने। क्या आपका ये कहना है कि डब्ल्यूसी बैनर्जी, चित्तरंजन दास, जौहर साहब, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, अयंगर साहब, अंसारी साहब, मोतीलाल नेहरू साहब, ये सब चाटुकार थे? ये आपका कहना है? क्या ये लोग चाटते थे? हाँ, बिल्कुल चाटुकार नहीं थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। 1938 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में गांधी के कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस ने हराया।
गांधी के कैंडिडेट को, गांधी सुभाष चंद्र बोस जी को मानने को तैयार नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को ले गए और गांधी को कहा यही लोकतांत्रिक तरीका है। और सुभाष चंद्र बोस गांधी के बारे में लिखते, मेरी बात समाप्त होनी, नेहरू के बारे में लिखते, मेरी बात समाप्त होनी दीजिए, देश में गांधी के बाद अगर कोई नेता है, ये नेता है, सबसे बड़ा नेता है। और आप जानते हैं नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किस बात पर एक हुए? संपूर्ण स्वराज। इसका विपक्ष किसने किया? इसका विपक्ष आरएसएस ने किया। आरएसएस के लोग यहाँ नेशनल टेलीविजन पे लोग को बैठकर चाटुकार, तलवे चाटने वाले, कम से कम ये शब्द का प्रयोग ना करे। मेरी ये चेतावनी है और बहुत गंभीर चेतावनी। ठीक है तहसीन जी, इस बात का जवाब मैं जफर जी से लूंगी। मैं बीच में एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया तहसीन जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। जफर इस्लाम साहब, आप काउंटर करना चाह रहे थे तहसीन जी की भी बातों का और आलोक शर्मा जी की भी बातों का। तहसीन जी कह रहे हैं कि आप दलित विरोधी हैं, इसी वजह से आपको खड़गे जी से आपत्ति हो रही है। हालांकि खड़गे जी ने भी आज अपने भाषण में यही कहा था कि आप पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। आरएसएस का अध्यक्ष बनाएंगे। देखिए, देश के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में जब से आजादी हुई, जरा देख लीजिए कि किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर पिछड़े लोगों का को आगे बढ़ाने का और उनको मजबूत बनाने का काम किया, जिनके दामन थामे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देखिए कितने रिप्रेजेंटेटिव हमारे और जो पद पे बैठे हुए लोग हैं वो दलित समाज और पिछड़े समाज से आते हैं। गरीब समाज से जो भी आता है उसका दामन थामना का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमें पूरे गरीब समाज ने उनको मसीहा की तरह लिया है, इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल जो साफगोई से सफा जो है गरीबों के लिए काम किया है। लेकिन आप जरा देखिए कांग्रेस के इतिहास में क्या हुआ। कांग्रेस के लोग बड़े बनते रहे, खुद कुछ जो उनके नेता बड़े बनते रहे, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक जो है वही परेशान रहा। आज आम नागरिक की पूछ है, ये फर्क है, ये सोच का फर्क है। अभी तहसीन पूना वाले जी कह रहे थे कि भाई ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करो। अरे भाई, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कोई आप उस लिटरल मीनिंग में मत जाइए, उसकी आप समझिए कॉन्टेक्स्ट में। मैं ये कह रहा हूं कि रिमोट के, मैं उनको चलो थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में कह देता हूं, रिफाइंड लैंग्वेज में कहता हूं कि वो रिमोट कंट्रोल जो है खड़गे जी का, वो यहां पर इसलिए कि जो उनको ताकत आती है, ही ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम द फर्स्ट परिवार, जो फैमिली से उनको जो ताकत मिलती है, इसलिए बाकी लोग जो फैमिली के खिलाफ खड़े हो सकते थे उनको पता था कि वो हार जाएंगे, इसलिए नहीं खड़े हुए, और जो खड़े होने की कोशिश की उसको दिग्विजय सिंह जैसे लोग उसको हटा दिया। तीसरी बात कह रहे हैं कि 137 साल में 98 बार बने हैं आपके प्रेसिडेंट। जरा ये भी बता देते साथ में कि कितने बार इलेक्शन हुआ भाई 137 साल में। ये क्यों नहीं बताया कि सिर्फ महज 6 बार इलेक्शन हुआ है, 98 बार प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये भी बताया कीजिए ना कि जो 1998 में किस तरह से जो केसरी जी को हटा के सोनिया गांधी जी को पद पर बैठाया गया, क्या वो दिन भुला सकते हैं? केसरी जी जो जिनका कंट्रीब्यूशन, और केसरी जी किस परिवार से आते थे, किस समाज से आते थे, किस वर्ग से आते थे, और उनको कितनी बेइज्जती की गई, क्या ये देश भूल सकता है? ये आपको ही पता है कांग्रेस का इतिहास, इसलिए आप जानते हैं अच्छा से, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। हकीकत तो यह है कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर एक पोस्टर लगाने वाला एक आम कार्यकर्ता, उसको जो है प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि नेशनल प्रेसिडेंट इसलिए बनाया जा सकता है इसलिए कि यहां पर एक प्रोसेस है बनाने का, जो प्रोसेस है, जो नीचे से लेवल के लोग जो है कार्यकर्ता, वो जो है समर्थन देते हैं, तभी जो है, पहले देखिए कैसे होता है, पहले जो है वो बिल्कुल आप नीचे से उठाते हैं कार्यकर्ता को और वो शीर्ष पर तक पहुंचता है। ये आप भी कहते हैं और आपके तमाम बड़े नेता ये कहते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो वोटिंग होती है, उसके बाद जो है वहां पर जिला लेवल पे वोटिंग होती है, जिला लेवल से फिर स्टेट पे जाती है, स्टेट से जो है फिर सेंटर पे जाती है। तो ये सारे लोग जो चुनते हैं लोग वही आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि परिवार ने कह दिया तो हो गया भाई। आलोक शर्मा जी, कब तक चलता रहेगा कि परिवार ने जो कह दिया वही होगा? और जो बीजेपी कह रही है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब आला कमान कौन है, कांग्रेस का नए अध्यक्ष या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को तो यही नहीं पता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग कौन करता है, कौन इलेक्टोरेट होता है। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, 10 सेकंड में जरा वो कोई सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, जल्दी आप इनसे पूछ लीजिएगा। हाँ। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं एक बात, अभी आपके टीवी पे चल रहा था, आप देखिए नेशनल प्रेसिडेंट उनके जो आज चुने गए हैं, जो उनका आज उनको जो है ताजपोशी हो रही है, लेकिन देखिए
पढ़ने लिखने और जो फूल माला सबसे पहले किसको देने का काम किया गया? सोनिया गांधी। अच्छा ठीक है, यही सवाल है आलोक शर्मा जी, यही सवाल मैंने किया था। जफर इस्लाम जी, यही सवाल मैंने किया था, इसी का जवाब को दे रहा है आलोक शर्मा जी। इस बात का जवाब दे दीजिए। उसका कारण है कि आडवाणी जी की तरह हम अपने बड़ों को उखाड़ कर फेंक नहीं देते हैं, उनको कहीं पर भी दिखाई ना दें, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ महिलाओं का भी सम्मान होता है, हमारे यहाँ आउटगोइंग प्रेसिडेंट्स का भी सम्मान होता है। शायद उत्तर मिल गया होगा। अब बात आती है प्रोसेस की। इनके यहाँ कौन सा प्रोसेस है? जफर भाई को तो यही नहीं पता इलेक्टोरेट कौन कौन से होते हैं, कौन लोग वोट डाल सकते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, और शायद मैक्सिमम मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। प्राची जी, आपको पता हो तो मुझे बताइएगा बाद में। खैर, अब बात आती है SC STs के उत्थान की। SC STs के उत्थान की हालत ये है कि हाथरस से लेकर कठुआ से लेकर सब कुछ भूल गए ये लोग। जिस तरह से वजीफे के पैसे भी SC STs के घटा दिए और देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया, गरीबी 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, उसमें SC ST तो होंगे ही नहीं, उसमें तो सारे अपर कास्ट वाले नीचे गए होंगे। और महंगाई का जो सिलेंडर है उसकी मार वो SC ST पे तो पड़ ही नहीं रही होगी। एक तरफ मोदी साहब नौटंकी करते हैं कि दलित भाई जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके पैरों को धोते हैं, और 600 से ज़्यादा 2014 के बाद सफाई कर्मचारी सीवर में डेथ हो गई उनकी। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो भाई, क्या कर दिया आप लोगों ने। वैकेंसी खत्म, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे। ये मतलब दलितों को और पिछड़ों को तो असर कर ही नहीं रही होगी, ये तो केवल अब्दुल को टाइट करने के लिए काम हो रहा होगा। अरे भाई कुछ तो सोच समझ के बोलो आप लोग। आप लोगों के आते हिंदू खतरे में हो जाते हैं, कोई जिस राज्य में चुनाव आता है वहाँ हिंदू खतरे में हो जाते हैं। ये नौटंकियाँ बंद करो, अब देश को जवाब दो। कर्जा 4 गुना क्यों हुआ देश के ऊपर मोदी जी के आने के बाद? कर्जे की सरकार चला रहे हो क्या? ये जवाब दो कि जो 70 साल में देश की जनता ने और कांग्रेस की सरकारों ने कमाया उसको बेच क्यों रहे हो? इसका जवाब दो कि चीन घुसकर बैठा है और ये आंख लाल और नीली आंख और पीली आंख, ये कब तक इस तरह के शगुफे छोड़ते रहोगे आप? कांग्रेस पर कब तक नजर डालोगे? कांग्रेस में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कांग्रेस का अभी सी नहीं पता आप लोगों को। केवल ये बता दीजिए आपके यहाँ हमारे रहते हुए, जिंदा रहते हुए बीजेपी में कभी चुनाव हो जाएंगे? केवल इतना बता दीजिए। जफर इस्लाम जी, इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं ऋषि बागरी जी और मैं आ रही हूँ तहसीन जी आपके पास। जल्दी से जवाब दीजिएगा। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा चुने जाते हैं। वोटिंग कौन करता, जरा यही बता दीजिए भाई, कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? 137 में छोड़िए, आपके यहाँ वोट कौन डाल सकता है वो बता दीजिए मुझे। और अपनी वेबसाइट खोल के दिखा दीजिए प्राची जी को, प्राची जी भी दिखा दें इंडिया टीवी के दर्शकों को। 98 प्रेसिडेंट नहीं, इंडिया टीवी के दर्शकों को भी बता देंगे प्राची जी कि कौन कौन वोट डाल सकता है। गजब है भाई। नहीं बताइए ना। अरे इतनी कुंठा थोड़ी ठीक रहती है जफर भाई, बड़े शांति से पूछ रहा हूं, आपको पता ही नहीं है। प्रेसिडेंट बने 98 प्रेसिडेंट में कितनी बार इलेक्शन हुए, जरा इसका बता दीजिए ना। कुछ नहीं पता। हमें तो पता है हमारे प्रोसेस कैसे हमारे यहाँ बनाया जाता है। आपको ABC अरे आप बताइए ना कि 98 इलेक्शन, हमारे यहाँ 70 से ज्यादा बार चुनाव हुए। 98 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। नहीं 70 से ज्यादा बार चुनाव हुए। अरे भाई आप वो एक अलग बात है, अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ, प्रोसेस जरूर रहा है। 6 बार हुए। आपके यहाँ प्रोसेस कब शुरू हुआ वो बता दीजिए मुझे। वो तो छोड़ ही दीजिए यार, वोट किस किस की पड़ती है जरा ये बता दीजिए। 6 बार इलेक्शन हुए। नड्डा जी के चुनाव में वोट कौन कौन डाल सकता था, केवल ये बता दीजिए। छोड़िए, छोड़ दो यार, ये झूठ बोलना छोड़िए। हमेशा से पूरा देश जानना चाहता है। एक दूसरे के सवालों का जवाब आप दोनों ही नहीं देंगे और एक दूसरे पर सवाल खड़े करते रहेंगे। ऋषि बागरी जी बनते हैं पट्टू, जो पट्टू है वही बनते हैं। किसके यहाँ चुनाव हुए, किसका लोकतंत्र मजबूत, जनता के बीच में कौन गया, कितनी महंगाई, कितने मुद्दे, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं ये आलोक जी जो बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतने मतलब ज्वलनशील मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी लोग उनको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? वो लोग बार बार जाके भाजपा को ही क्यों वोट दे देते हैं? वो बुरी तरह से मुंह की क्यों खा रहे हैं? आप गुजरात में भी हारने वाले हो, हिमाचल में भी हारने वाले हो, आप 5 स्टेट बुरी तरह से हार के आए हो, आप 2019 2014 हारे हो, आप सारे स्टेट्स एक के बाद एक हार जा रहे हो। उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि आप बेरोजगारी है मुद्दे। अब बात दलितों की करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर को आपने पार्टी से निकाल दिया। 1952 और 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर जब लोकसभा में इलेक्शन लड़े तो नेहरू जी ने उनके अगेंस्ट कैंपेन किया था। आप आज आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे हो, उनको भी आप पॉलिटिक्स करके उनको भी एक समय, क्योंकि बंगाल से आता हूं मैं, आपसे ज्यादा जानता हूं, 1 साल में उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
तो सरदार पटेल जी के साथ भी क्या हुआ था सबको पता है। सारा इलेक्शन एक रकम से हैक कैसे हो गया था, अचानक से सारे वोट्स सरदार पटेल को मिले थे लेकिन नेहरू जी बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब आप बातें किस तरह की नहीं झूठ करें बुलवा तो रहे हैं आप बेटर इंडिया है। टीवी पे? नहीं, ये राजीव fact जी है, वही रोकिए, चीज बता रहा हूं। ये कौन सी वही व्हाट्सएप fact है, यूनिवर्सिटी वही के बता रहा हूं। पीएचडी आए हैं, इनको सारी चुप कीजिए। नहीं, WhatsApp सरदार यूनिवर्सिटी पटेल आप कभी बता चुनाव रहे नहीं हो, लड़े। कुछ भी आप क्या बेकार की बातें करते चले जा रहे हैं आप लोग? कुछ भी बोल रहे हो, आप बंद कुछ भी कीजिए पकड़े इसको। जा रहे हो और सुने जा रहे हैं आप। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मोदी साहब ने पता नहीं कहाँ से ट्रेन कर शर्मा दिए, जी बोलने अपनी दीजिए, डिग्री आप का आप था यही पता नहीं, करते हैं एंटायर सब। पॉलिटिकल दूसरा साइंस कोई कहाँ से मेहमान लाए, होता है तो ये और आप पैदा कर दिए सर्टिफिकेट यहाँ। देने लगते हैं, ये गलत है ना। आप जब बोल रहे थे कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था, बोलने दीजिए। आप प्राची जी काउंटर झूठ तो मत करिएगा, बुलवाइए बोलिएगा ना झूठ भाई, बोल रहे हैं। कुछ भी जो मर्जी झूठ बुलवाए चले जा रहे हैं आप। नहीं कर पाते हैं ये। सरदार आलोक जी पटेल के सच 2 बच्चे सहन थे, नहीं कर पाते। दोनों का नाम पूछ लीजिए, एकदम इनसे सच पता है। होगा, इनको बड़े ज्ञानी मनी बैठे भाई हैं। के साथ क्या हुआ था सबको पता है, कैसे अरे नेहरू दोनों जी ने उनके राज्यसभा साथ treatment लोकसभा किया से था, सांसद सबको रहे पता है। कांग्रेस से, दोनों आप बच्चे उनके। जाके अमूल के दोनों बच्चे founder सांसद जो रहे आपके 1952 कुरियन में, जी है, उनके कुरियन बेटा जी की चुनाव बुक लड़ा पढ़िए, तो पूरी कैसे आरएसएस से अहमदाबाद मनी पहुंच बैंक के साथ गई कैसे उनको हराने behave के किया लिए। था नेहरू जी ने, तो सबको पूरी पता है। आरएसएस वो वहां आप पर मत पहुंच गई बताइए। कि सरदार पटेल के बच्चे अंबेडकर ये जी को जीतने नहीं किसने हराया था? चाहिए। ये लोग चलो। सरदार पटेल की बात करेंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ही अंग्रेजों की अंबेडकर जी को भर्ती बॉम्बे करा से रहे थे इलेक्शन लड़े आरएसएस। थे। बॉम्बे से श्यामा इलेक्शन लड़े प्रसाद थे मुखर्जी अंबेडकर जी चिट्ठियां लिख रहे थे 1954 वायसराय नेहरू को जी ने कि हम campaigning आपके की थी खिलाफ उनके नहीं है, हम तो 1954 सरदार बाई पटेल के इलेक्शन खिलाफ है, हम तो आपके पंडित भंडारा नेहरू में। के खिलाफ है, वहाँ पर हम उन्होंने सुभाष चंद्र campaigning बोस की के थी। खिलाफ नेहरू जी ने actively ये आरएसएस का चेहरा था। आलोक शर्मा जी, आप icon दूसरे के लोगों खिलाफ को बोलने campaigning नहीं की थी। देते हैं, आपके बीच में कोई इंटरवीन नहीं करता। आप भी थोड़ा धैर्य से सुन प्राची लीजिए जी, और फिर आप प्राची बाद जी में गलत काउंटर बयान कर नहीं लीजिएगा। कराइए ना। सच ये कौन व्हाट्सएप गलत यूनिवर्सिटी बोल का रहा है, ज्ञान कौन मत सही दिलवाइए बोल रहा आप है। इंडिया ये टीवी आप काउंटर में बता दीजिएगा ना। यूनिवर्सिटी का काउंटर तो करने नहीं देते ना आप लोग। कैसी बात कर रहे हैं? फिर से आप आ गए आलोक शर्मा जी, के लोग फिर हमें से आप आ कमल गए, संदेश के लोग जो है फिर ना से आप आ गए काउंटर आलोक करने शर्मा जी। देंगे। शुरुआत से आज आपने मतलब नहीं कुछ कहा, भी आखिर में चलवाए जाते चले जा जाते रहे आप हैं कह आप। देंगे। कम से कम रोक तो अपनी दीजिए बारी में इनको। तो नहीं बोलते हैं। तहसीन जी, ऋषि बागरी जी ने एक पॉइंट उठाया कि जब इतने सारे मुद्दे हैं और इतनी सारी कमियां भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो जनता के सामने विपक्ष रख क्यों नहीं पा रहा है? जनता क्यों एक के बाद एक कमल खिलाती जा रही है और हाथ से हाथ छूट रहा है? बहुत सारी बातों का मुझे उत्तर देना है, लेकिन सबसे पहले अगर ऋषि भाई की बातों को मैं मान लूं कि कांग्रेस इस वक्त नहीं जीती, और इसका प्रमाण ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ ठीक किया इस मुल्क में, तो इसी का प्रमाण आगे ये है कि 75 ईयर्स में से 60 साल जो कांग्रेस का राज था, उसमें कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया है, और उसमें गांधी नेहरू परिवार का योगदान है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गांधी परिवार का क्योंकि ये योगदान है, हम सारे लोग जो कांग्रेस के वोटर है या समर्थक है या आलोक जी जैसे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो गांधी परिवार में श्रद्धा रखते हैं। अब गांधी परिवार महज एक परिवार है जो देश के आजादी के बाद 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए हैं। मुझे बताइए, मैं इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं, आप देख लीजिए, इंडिया टीवी और कोई नहीं, इंडिया टीवी पर तो भरोसा है ना ऋषि भाई और जफर भाई को। इंडिया टीवी की रिपोर्ट है कि मोदी जी के मिनिस्टर्स रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे मोहन भागवत को। मोहन भागवत जी कौन है? अनइलेक्टेड और अनइलेक्टेबल। सोनिया जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और चेयरपर्सन ऑफ यूपीए, इसके लिए उनका लोकतांत्रिक अधिकार बनता है। मोहन भागवत को रिपोर्ट क्यों बनाती है? मैंने, इंडिया टीवी कह रहे हैं, दोबारा से दिखा देता हूं। लेकिन मैं मूल बात पे आता हूं, क्योंकि सरदार पटेल की बात क्या उठाई और आलोक भाई ने इसको बिल्कुल सही, आलोक भाई ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया। मैं दोबारा से एक चीज कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के इतिहास और भारत के संविधान पे पीएचडी कर रहा हूं। ऋषि भाई या जफर भाई, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करता हूं, आप वो तारीख मुझे बता दीजिए जिस तारीख को ये इलेक्शन हुआ, क्योंकि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में कहा है, जिस इलेक्शन में सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को इलेक्शन में हराया। आगे की बात मैं आपको बताता हूं। आप आगे कहोगे कि 15 में से 13 सूबों ने सरदार पटेल को चुना, लेकिन फिर भी गांधी ने इसको ओवरटर्न कर दिया। ये बात प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है। कांग्रेस के संविधान में ये है ही नहीं प्रक्रिया कि सूबे या प्रदेश कांग्रेस चुने कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। तीसरी बात, इसके बाद भाजपा का झूठ चलता है कि नहीं, ये तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन चल रहा था। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दो कि जब देश आजाद हुआ, ना जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ना सरदार पटेल थे, कृपलानी थे। बेचारे कृपलानी जी को नहीं पता था कि मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं प्रधानमंत्री बनता। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया था 1946 में। प्लीज आप लोग थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडिया टीवी पर, जो फैक्चुअल और देश का नंबर 1 चैनल है, तो हम फैक्ट्स और तथ्यों पर बात करें, ना कि हम उन तथ्यों पर बात करें जिनका कोई आधार या कोई वो नहीं। मैं डेट मांगता हूं आपसे, कौन सी डेट पे इलेक्शन हुआ? बताइए ना मुझे, इलेक्शन कब हुआ? और आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे जफर भाई, 70 से अधिक इलेक्शन हुए कांग्रेस में, यहां तक के 2017 में जो कांग्रेस में राहुल गांधी चुने गए। सिंह जी, ठीक है, इतिहास की बातें सारी हो गई, लेकिन जो एक बात ऋषि जी ने उठाई थी उस बात का जवाब नहीं आया कि जब इतना सब कुछ खराब है भारतीय जनता पार्टी में, तो जनता विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है कि बीजेपी में इतना खोट है? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। बताइए 70 कौन से इलेक्शन हुए? बताइए।
कौन सा 70 इलेक्शन हुए हैं? देखिए 70 कौन से इलेक्शन? 2013 के 2013 के इलेक्शन में बाद जरा बताइए कब हुए? करने का काम हुआ। कब हुए 70? अरे सिर्फ 6 बार 137 साल के इतिहास में सिर्फ 6 बार इलेक्शन हुए। सवाल मेरे से है, आप क्यों बोल रहे हैं? सवाल मेरे से है। देखिए, अरे क्या सुने आप झूठ बोलते रहिए, हम सुनते रहे, आप बीच में बोलिए और हम आपको बीच में नहीं बोले। फिर कहा कि उस स्विस बैंक में जितना काला धन आपका चला गया, मुझे मालूम है, काला धन आपका गया, कहा गया बहुत ही महंगाई तो रोना है आपको। जब नोटबंदी हुई तो काला धन घर से चला गया आपके। मैं आपको भी रोकूंगी, इस बात का जवाब आने दीजिए। जब बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने सब निकल जब बीजेपी में इतना खोट है, एक सेकंड, तो ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं कर पाते हैं? जनता विश्वास क्यों नहीं करती? फिर जानने दीजिए सफर जी, एक काला सेकंड। धन आ गया आलोक जी, आपके यहाँ सुनिए ना से भाई, तिजोरियों से सुनिए पैसा ना, आप निकल सुनना नहीं चाह रहे हैं, यही तो दिक्कत है। अरे भाई, हम हार रहे हैं तब तो सुन लीजिए कम से कम। तो गरीबों के पास तो आ गया ना, आप गरीब से तो पूछिए। आप जफर इस्लाम जी, एक मिनट रुक जाइए, समय निकल जाएगा, एक मिनट जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए जफर इस्लाम जी। जिनमें पैसा लूट के रखा था, सुनिए ना जरा, बोलते रहेंगे गरीबों को वापस मिल गया। रुक जाइए अब जफर जी, एक सेकंड। आलोक जी, प्राची जी, देखिए बोलते नहीं रहे, हम तो कम सबसे कम लोकसभा का चुनाव हुआ। आप जब बोलते रहते हैं ना, सुनिए ना भाई जरा, 2015 में 15 शुरुआत होते ही बिहार का चुनाव हुआ, बीजेपी आप क्यों नहीं सुनते थे? एक मिनट जफर जी, एक सेकंड, बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, उसके बाद तमाम राज्यों में हारी बीजेपी। क्या सब में जीती है? बिहार में 2 बार हार गए, कर्नाटक हारे, तमिलनाडु हारे, केरल हारे, वेस्ट बंगाल हारे, तेलंगाना हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे के नहीं हारे बीजेपी? और इन आप राज्यों में हारे या जीते? आलोक शर्मा जी, आप कितना आ रहे हैं ये भी बता दीजिए। अभी जो पांच राज्यों में इलेक्शन हुए अभी उसमें क्या रहा आपका फिगर? कांग्रेस हार रही है। आप सारे लोकतांत्रिक तरीकों को कैप्चर कर लेते हैं, आप पूरा धन बल का दुरुपयोग करते हैं, आप झूठे वायदे करते हैं, आप पूरे देश को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर देते हैं, आप शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, आप झूठे वायदे करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर नए गोल पोस्ट आ जाते हैं। और चुनाव जीत जाना ही लोकतंत्र नहीं है। चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं है केवल, चुनाव जीतने के आगे बहुत चीजें हैं प्राची जी। आज संवैधानिक संस्थाएं समाप्त हैं। आलोक शर्मा जी, अगर चुनाव जीतेंगे नहीं तो जनता की समस्याओं को दुरुस्त कौन करेगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आत्महत्या की दर 2.5 गुना हो गई मोदी साहब के कार्यकाल में। किस बात का ये गर्व कर रहे हैं? 2.5 गुना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूरों की आत्महत्या बढ़ गई है। गरीबी रेखा से नीचे 6.5 करोड़ लोग चले गए। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से पीछे चली गई है। उसके बावजूद मोदी कर रहे हैं लोग। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मिला देश को। तो आलोक शर्मा जी, ये आप जनता के सामने रखिए ना, जनता के सामने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए। उतर जाते सड़कों पर जब महंगाई का मसला आया था, जब बेरोजगारी का मसला आया था, मुझे तो एक भी घटना ऐसी याद नहीं आती है। फोर्थ पिलर जो चौथा पिलर है वो भी है विपक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।